हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बाकी जो 3 मेथड्स बचे ना फॉर द ड्रेनेज, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला इंसिजन। तो पिछले में हमने क्या बात की थी? पिछले लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि रूट कैनाल के थ्रू हम ड्रेनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो रूट कैनाल के थ्रू नहीं हो रहा ड्रेनेज, तो उस केस में हम इंसिजन करेंगे। तो इंसिजन में क्या होता है? पहले तो ये देखो कि मान लो एक्यूट एब्सेस पेशेंट को है। ठीक है, अब एक्यूट एब्सेस पेरी रेडिकुलर या पेरिडोंटल ओरिजिन का हो सकता है। ठीक है, तो एक्यूट एब्सेस है तो उससे क्या होगा? स्वेलिंग होगी। ठीक है, और जब ये पस है ना हमारी हार्ट टिश्यू में चली जाएगी, पस जो है हार्ट टिश्यू में चली जाएगी, यानी कि बोन वगैरह में, तो उससे क्या होगा? पेशेंट को पेन होगा। और पेन कैसा होगा? डल, बोरिंग, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, प्रेशर पेन होगा। ठीक है, और जब मान लो ये जो पस है वो हार्ट टिश्यू को भी क्रॉस करके, यानी कि कॉर्टिकल बोन को ब्रेक करके, कॉर्टिकल बोन को ब्रेक करके बाहर निकलेगी, तो उससे क्या होगा? हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और पेन थोड़ा रिलीव होगा। ठीक है, क्योंकि पस का ड्रेनेज हो गया। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, अभी दो तरह से कैसे होगा? या तो स्वेलिंग इतनी बड़ी हो जाए कि खुद से ही मतलब साइनस ड्रेनेज बन जाए। ठीक है, जैसे एक्यूट एब्सेस है, एक्यूट एब्सेस, एक्यूट एब्सेस के केस में होता है जैसे कि मतलब स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया तो कि अपने आप वहाँ पे ड्रेनेज बन गया। ठीक है, तो एक्यूट एब्सेस हमारा एसिम्टोमेटिक क्रोनिक एब्सेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? हमारा ऑपरेटर कर रहा है, ऑपरेटर मतलब कि डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इसमें इंटेंशनली एक इंसिजन बना रहा है। ठीक है, ताकि उससे पस जो है ईजिली ड्रेन हो सके। तो इसी के बारे में हम बात करनी है आज, इंसिजन टू ड्रेन पस। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं स्मॉल वर्सेस लार्ज स्वेलिंग की। तो अगर मान लो स्वेलिंग जो है वो छोटी है, ठीक है, स्मॉल स्वेलिंग है, तो उसमें क्या होगा? ड्रेनेज के बाद ना, ड्रेनेज कर दी, ड्रेनेज के बाद क्या होगा? 24 to 48 आवर्स, यानी कि 1 से 2 दिन में जो स्वेलिंग है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, स्वेलिंग रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर, लेकिन इसमें क्या होगा? डेंटिस्ट जो है पेशेंट को हॉट सेलाइन रिंसेस करने को बोलता है, हॉट सेलाइन रिंसेस। ये स्मॉल के केस में है। ठीक है, सारा हॉट सेलाइन रिंसेस। ठीक है, इससे क्या होता है? ड्रेनेज में असिस्टेंस मिलती है। लेकिन अगर मान लो स्वेलिंग जो है वो लार्ज है, ठीक है, लार्ज है, सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट है, तो उस केस में क्या होगा? उसमें केस में ना डेंटिस्ट को सॉफ्ट टिश्यू में काटना पड़ सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में इंसिजन देना पड़ सकता है, और इवन बोन तक भी इंसिजन देना पड़ सकता है। ठीक है, उस स्वेलिंग को रिमूव करने के लिए, यानी कि पस हमारी ड्रेन हो चुकी है, उसके बावजूद स्वेलिंग नहीं जा रही है। ठीक है, तो उस केस में हमें सॉफ्ट टिश्यू में इंसिजन और बोन में भी इंसिजन देना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इंड्यूरेटेड वर्सेज हार्ड स्वेलिंग। तो अगर मान लो स्वेलिंग हार्ड है, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? हर पाँच मतलब हर घंटे 5 मिनट के लिए वार्म सलाइन रिंसेस करने होंगे, यानी कि हर घंटे 5 मिनट के लिए वार्म सलाइन रिंसेस करने होंगे। और अगर मान लो स्वेलिंग जो है वो सॉफ्ट है और फ्लक्चुएंट है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ना इंसिजन दे सकते हैं, यानी कि इंड्यूरेटेड के केस में इंसिजन दे सकते हैं। हार्ड में तो हम इंसिजन नहीं दे पाएंगे ना, तो उस केस में उसको क्या करेंगे? वार्म एंड सलाइन रिंसेस देंगे। ठीक है, ताकि उसमें ड्रेनेज वगैरह अच्छे से हो जाए। ठीक है, जब ड्रेनेज हो जाएगी तो उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो तब हम इंसिजन इसमें दे पाएंगे। ठीक है, और कुछ क्लिनिशियन क्या करते हैं? कुछ क्लिनिशियन ना हार्ड स्वेलिंग में भी इंसिजन कर देते हैं। ठीक है, उसका मतलब उनका ये मानना होता है, रैशनल ये होता है कि जो ड्रेनेज है वो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी और उसमें पेन को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, पेन से रिलीफ मिलेगा हार्ड स्वेलिंग में। अब इसको करना कैसे? क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या है इसका? तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल में ना सबसे पहले म्यूकोसा को ड्राई करना है, फिर उसमें हमारा टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे करना है। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ डेंटिस्ट है ना कंडक्शन एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं। कंडक्शन एनेस्थीसिया मतलब मैंडिबुलर ब्लॉक या इंफ्राऑर्बिटल ब्लॉक, या फिर हम पेरिफेरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेशन। मतलब इसका क्या मतलब है? कि जो हमारी स्वेलिंग है उसके पेरीफेरी में हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे एल ए। हमें डायरेक्ट स्वेलिंग में ना एल ए इंजेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? शार्प स्टैब इंसिजन देंगे।
विद नंबर 11 स्कैल्पल, ठीक है, सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास के बीच में, यानी कि जहाँ हमारी स्वेलिंग है उसके बीच में। और कहाँ तक हमें देना है? कॉर्टिकल बोन तक, ठीक है। अब मान लो हमने इंसिजन दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हीमोस्टेट से, हीमोस्टेट या पेरियस्टियल एलिवेटर लेंगे और इससे हम स्प्रेड करेंगे, जो हमारी इंसिजन साइट है उसको हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब स्प्रेड करने से क्या होगा, वहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा तो ड्रेनेज और ज़्यादा होगी, ड्रेनेज इंक्रीज, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू को प्रेस करेंगे और उससे एब्सेस को ड्रेन करेंगे प्रेस करके, ठीक है। अब आफ्टर केयर क्या है इसकी, ये हमने कर दिया, उसके बाद आफ्टर केयर कैसे है इसकी, तो अगर हमें ज़रूरत हो तो हम एंटीबायोटिक्स और पेन किलर प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर मान लो टूथ जो है वो सॉकेट से बाहर निकला हुआ है, जैसे क्या होता है, स्वेलिंग अगर प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, प्रेशर लगेगा पीडीएल स्पेसेस में, तो टूथ का थोड़ा सा एक्सट्रूजन हो सकता है। तो अगर मान लो टूथ जो है वो बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा तो हम उसको क्या करेंगे, डिसऑक्लूड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ओक्लूजन लेवल में आए ना, तो उससे क्या होगा, बाइट में पेन नहीं होगा। तो इफ़ टूथ इज एक्सट्रूडेड it is disoccluded to prevent pain during biting, ठीक है। तो ये था हमारा इंसिजन के बारे में। हमने देखा कि जो हमारा, एक मिनट, हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक्यूट एब्सेस जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। अब वो स्वेलिंग किस वजह से होती है, पेरीरेडिकुलर भी हो सकती है और पेरियोडोंटल ओरिजिन की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पस होगा। पस क्या होता है, हार्ट टिश्यू में जाएगी, हार्ट टिश्यू में जैसे ही जाएगी, यानी कि बोन में जैसे ही जाएगी, वहाँ पे डल, बोरिंग और एक्सक्रूशिएटिंग प्रेशर पेन होगा, ठीक है। और जब वो उस बोन को तोड़ के बाहर निकलेगी, ठीक है, कोर्टिकल बोन से बाहर निकलेगी, तो तब हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और पेन रिलीव होगा, ठीक है। अब ये होता कैसे, यानी कि बोन को तोड़ेगी कैसे स्वेलिंग, अब वो हो सकता है या तो खुद ही मतलब खुद ही स्वेलिंग जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि इतना प्रेशर लगा दे कि अपने आप उसका ड्रेनेज शुरू हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पेन रिलीव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो खुद से नहीं हो पा रहा वो, तो उस केस में क्या होगा, हम डेंटिस्ट, एज ए डेंटिस्ट हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे इंसिजन देंगे ताकि जो पस का ड्रेनेज है वो हो सके, ठीक है। अब स्मॉल वर्सेस लार्ज स्वेलिंग क्या होता है, स्मॉल में स्वेलिंग क्या होगा, इसमें हम ड्रेनेज करेंगे तो ड्रेनेज करने के 24 से 48 घंटे बाद स्वेलिंग जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमें पेशेंट को बोलना है हॉट सलाइन ड्रेनेजेस करने के लिए, ठीक है। और अगर मान लो लार्ज स्वेलिंग है, तो उसमें क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू में इंसिजन देना पड़ सकता है हमें और बोन में भी इंसिजन देना पड़ सकता है ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। फिर इंड्यूरेटेड और हार्ड स्वेलिंग में क्या होगा, हार्ड स्वेलिंग में हम इंसिजन नहीं दे सकते, ठीक है। तो हार्ड स्वेलिंग में हम क्या करते हैं, हर घंटे 5 मिनट के लिए हमें वार्म सलाइन ड्रेनेजेस देने होंगे पेशेंट को। फिर इंड्यूरेटेड में क्या होगा, इंड्यूरेटेड में हम क्या करेंगे, इंसिजन करेंगे। फिर इसका क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या है, हमें कैसे करना है, तो हमें करना कैसे, म्यूकोसा को ड्राई करना है, उसके बाद उस पर टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाना है, रेफ्रिजरेटेड टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। कुछ डेंटिस्ट जो है वो कंडक्शन एनेस्थीसिया भी करते हैं, कंडक्शन एनेस्थीसिया हमारा ब्लॉक एनेस्थीसिया है, जैसे मैंडिबुलर एनेस्थीसिया या फिर इंफ्राऑर्बिटल, ठीक है। और फिर कुछ कुछ जो है पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेशन भी करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो स्वेलिंग है हमारी डायरेक्ट उस पर हमें एल इंजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है शार्प स्टैब इंसिजन देंगे नंबर 11 स्कैल्पल ब्लेड से, ठीक है। सॉफ्ट फ्रैक्चर मास के ऊपर हम शार्प स्टैब इंसिजन देंगे और कहाँ तक देंगे, कॉर्टिकल बोन तक, ठीक है। उसके बाद हम हीमोस्टेट से या पेरियोस्टल एलिवेटर से उसको स्प्रेड करेंगे ताकि ड्रेनेज इंक्रीज हो, और उसके बाद प्रेशर लगाएंगे, सॉफ्ट टिश्यू पे प्रेशर लगाएंगे ताकि और ज़्यादा एब्सेस जो है वो और ज़्यादा ड्रेन हो, ठीक है। और आफ्टर केयर में हम क्या देखेंगे, अगर एंटीबायोटिक्स या पेन किलर की ज़रूरत है तो वो देंगे, और साथ में अगर टूथ जो एक्सट्रूडेड है, अगर मान लो एब्सेस प्रेजेंट है, स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टूथ पे प्रेशर लगेगा तो टूथ एक्सट्रूडेड फील हो सकता है। फील क्या हो सकता है, मतलब एक्सट्रूडेड हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टूथ को डिसऑक्लूड कर देंगे ताकि वो ऑक्लूजन में ना आए, तो बाइट वगैरह की वजह से जो प्रेशर आ सकता है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने प्रिवेंट कर दिया। तो हमारी दो टेक्निक्स कंप्लीट हो गई, एक तो थी रूट कैनाल के थ्रू ड्रेनेज, दूसरी थी हमारी इंसिजन के थ्रू ड्रेनेज। अब हम देखते हैं निडल एस्पिरेशन। तो निडल एस्पिरेशन क्या है, निडल एस्पिरेशन ना काफ़ी सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। एक तो सिंपल टेक्निक है और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सक्शन का यूज़ करते हैं। सक्शन का यूज़ करेंगे किसी कैविटी या स्वेलिंग में से फ्लूइड को निकालने के लिए, ठीक है। अब वो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, पस हो या हो सकता है सिस्टिक फ्लूइड हो, ठीक है, या फिर ब्लड हो। तो हम सक्शन का यूज़ करेंगे, नीडल के थ्रू सक्शन का यूज़ करेंगे ताकि कोई भी जो हमारा फ्लूइड है उसको हम बाहर निकाल सकें। अब इसमें फ़ायदा क्या है, एक तो फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है किस टाइप का फ्लूइड है, टाइप ऑफ फ्लूइड,
जैसे क्या करेंगे, हम सिरिंज लेंगे, सिरिंज में नीडल लगा के उससे ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो ड्रेन होगा तो जो भी हमारा फ्लूइड है वो इकट्ठा होता रहेगा सिरिंज में, तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप का फ्लूइड है, कि वो पस है, ब्लड है, या क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से। और दूसरा क्या होगा, हम बाद में इस फ्लूइड को लेकर के कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल को कल्चर करेंगे तो हमें मोलिकुलर टेस्ट भी मिल सकते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह अगर प्रेजेंट है तो कौन सा माइक्रो वगैरह उसमें प्रेजेंट है, तो हम पूरा कल्चर उसको कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल में क्या होगा, सबसे पहले भाई पेशेंट को एलए देना होगा, ठीक है, ताकि पेन ना हो। उसके बाद क्या होगा, सिरिंज हम लेंगे, उसमें 18 गॉज की निडल लेंगे और उसको स्वेलिंग में इंसर्ट करेंगे। और फिर सिरिंज की हेल्प से सिस्टिक फ्लूइड या जो भी हमारा एक्सुडेट है उसको एस्पिरेट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे, एक तो वही पोस्ट ऑप स्कार कम होगा, ठीक है, कोई स्कारिंग नहीं होगी, हम इंसिजन वगैरह नहीं दे रहे इसमें, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, इसमें हमें नेचर ऑफ फ्लूइड पता लग सकता है, इसकी मैंने बात कर ही ली कि किस टाइप का फ्लूइड है, ठीक है। उसकी वॉल्यूम कितनी है, कितना हमारा ड्रेन हुआ है फ्लूइड, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रेन में मान लो हमने ड्रेनेज कर दी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली ना, ड्रेनेज ट्यूब वगैरह लगाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे ना, कॉर्टिकल ट्रैफिनेशन या डीकम्प्रेशन, उसमें क्या करते हैं हम ड्रेनेज के लिए ट्यूब लगा के रखते हैं, ठीक है। उसको थोड़े टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कोई ड्रेनेज ट्यूब निकालने की कोई झंझट है नहीं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम उसी टाइम नीडल से एस्पिरेट कर रहे हैं, कोई ड्रेनेज ट्यूब तो लगा के भेज नहीं रहे पेशेंट को, ठीक है। तो कोई ड्रेनेज ट्यूब हटाने की झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। तो एकदम सिंपल, क्विक और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है, ठीक है। और डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कल्चर वगैरह करके, ठीक है। तो ये था नीडल एस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकल ट्रैफिनेशन एंड डीकम्प्रेशन की। तो पहले देखते हैं कॉर्टिकल ट्रैफिनेशन। तो कॉर्टिकल ट्रैफिनेशन क्या होता है ना, सर्जिकल टेक्निक है एक तो। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारी एल्विलर कॉर्टिकल प्लेट है, एल्विलर कॉर्टिकल प्लेट, उसमें हम एक छोटा सा होल बनाएंगे, ठीक है। अब होल बना के क्या करेंगे, जो हमारा पस है उसको हम ड्रेन करेंगे होल बना के, ठीक है। जो हमारा पस जो एक्सुडेट है, वो एक्यूमुलेट जो हो चुका है उसको हम बाहर निकाल सकें, उसको ड्रेन कर सकें, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वही एनेस्थेटाइज करना है ताकि पेन ना हो। फिर उसके बाद स्मॉल सर्जिकल इंसिजन देंगे, फिर उसको इंसिजन साइड को थोड़ा इनलार्ज करेंगे। अब इनलार्ज कैसे करते हैं, थ्रू हीमोस्टेट, ठीक है। हीमोस्टेट इंसर्ट करके हम ओपन कर देंगे तो उससे जो हमारी साइट है वो इनलार्ज हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम कॉर्टिकल बोन में होल करेंगे। अगर मान लो बोन जो है वो कैंसिलस है, ठीक है, कैंसिलस बोन भी हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में हम नॉर्मल जो एक्सप्लोरर है उससे हम होल कर देंगे। लेकिन अगर मान लो हार्ड बोन है तो उसमें हमें हाई स्पीड राउंड बोर लेना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने होल कर दिया। अब होल कर दिया उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ड्रेनेज हो जाएगी। अब इसमें हम कभी कभी ना एक रबर डैम टी ड्रेन भी लगाते हैं, ठीक है। टी ड्रेन हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो हमने इंसीजन दी है वो बंद ना हो जाए, ठीक है। अगर इंसीजन बंद हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ड्रेनेज रुक जाएगी। तो हम एक टी ड्रेन लगा के रखेंगे। मान लो ये हमारा इंसीजन है तो इसके अंदर ऐसे टी ड्रेन लगा के रखेंगे हम, ठीक है। तो टी ड्रेन क्या करेगा, इसको इंसीजन को खोल के रखेगा ताकि ड्रेनेज होती रहे, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लिनिकल नोट देख लेते हैं, क्लिनिकल नोटबुक में दिया हुआ है। तो क्लिनिकल नोट में क्या लिखा हुआ है कि ट्रैफिनेशन ना अक्सर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ उन पेशेंट में यूज़ होगा जिनमें सीवियर पेरीरेडिकुलर पेन है, यानी कि सीवियर पेरीरेडिकुलर पेन, ठीक है। साथ में ये लिखा हुआ है कि इसमें कोई स्वेलिंग नहीं प्रेजेंट है, नो स्वेलिंग, ठीक है। और बाकी कोई भी हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, नो रिलीफ फ्रॉम अदर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रैफिनेशन। इसके बाद डीकम्प्रेशन क्या होता है, तो
ट्रेफिनेशन के बाद ना हम एक ड्रेन ट्यूब डाल के रखते हैं, जैसे मैंने अभी नीडल एस्पिरेशन में बात करी थी ना ड्रेन ट्यूब, तो ऐसे ड्रेन ट्यूब डाल के रखते हैं ट्रेफिनेशन के बाद। ठीक है, अब ये ड्रेन ट्यूब क्यों डाल रहे हैं, इससे क्या होता है ना, सिस्टिक कैविटी जो है हमारी, सिस्ट जो कैविटी है उससे कंटिन्यूसली फ्लूइड ड्रेन होता रहता है। ठीक है, और इससे हम सिस्ट कैविटी को ईजिली इरिगेट भी कर सकते हैं। अब इसका क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या है, तो इसके क्लिनिकल प्रोटोकॉल में क्या है ना कि जैसे लार्ज सिस्ट के केसेस में ड्रेन ट्यूब को कुछ हफ्तों के लिए सिस्ट कैविटी में रखा जाता है। लार्ज सिस्ट है और ड्रेन ट्यूब हम रखेंगे फॉर फ्यू वीक्स। इससे क्या होगा ना, जो सिस्ट कैविटी है हमारी और जो ओरल कैविटी है उसके बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो स्वेलिंग जो है वो हमारी हार्ड है, हार्ड स्वेलिंग है, तो उस केस में हमें क्या करना है, वही 5 मिनट के लिए वार्म सलाइन रिंसेस आफ्टर एवरी 1 आवर। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे जो है सिस्ट की वॉल श्रिंक करती जाएगी और लीजन जो है हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा कॉर्टिकल ट्रेफिनेशन एंड डीकम्प्रेशन। ठीक है, इसी के साथ ना हमारा ये जो एंडोडोंटिक इमरजेंसी का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉर्टिकल ट्रेफिनेशन और डीकम्प्रेशन एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इसमें क्या था, कॉर्टिकल ट्रेफिनेशन में हम सर्जिकल टेक्निक थी एक, तो इसमें हम क्या करेंगे, होल करेंगे, हमारी जो बोन है उसके अंदर होल करेंगे ताकि पस को ड्रेन कर सके। तो एनेस्थेटाइज करेंगे, फिर स्मॉल सर्जिकल इंसिजन देंगे, इनलार्ज करेंगे उसको हीमोस्टेट से, फिर होल कर देंगे। अब मान लो कैंसलस बोन है तो एक्सप्लोरर से होल करेंगे, और अगर हार्ड बोन है तो उसको हाई स्पीड राउंड पर यूज़ करेंगे। फिर हम कभी कभी ट्री ड्रेन भी यूज़ करते हैं इंसिजन को स्प्रेड करके रखने के लिए। ठीक है, ताकि वो इंसिजन बंद ना हो जाए, ताकि ड्रेनेज रुक ना जाए। उसका क्लिनिकल नोट क्या है, क्लिनिकल नोट में ये है कि हम जनरली बहुत लास्ट रिजोर्ट होता है हमारा कॉर्टिकल ट्रेफिनेशन, अगर मान लो किसी और ट्रीटमेंट से हमें बिल्कुल भी मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा तो उस केस में हम कॉर्टिकल ट्रेफिनेशन करेंगे। फिर डीकम्प्रेशन क्या है, डीकम्प्रेशन में क्या होता है, हम ट्रेफिनेशन के बाद एक ड्रेन ट्यूब डाल के रखते हैं, और वो ड्रेन ट्यूब पे क्या होगा, जो सिस्ट कैविटी होगी उसमें से कंटिन्यूस ड्रेनेज होता रहता है। ठीक है, और जो सिस्ट कैविटी है वो आसानी से इरिगेट भी हो सकती है। अब इसका क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या है, मान लो लार्ज सिस्ट है तो उसमें ड्रेन ट्यूब हमें डाल के रखना है कुछ हफ्ते के लिए। ठीक है, उससे क्या होगा, सिस्ट कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा। और अगर मान लो स्वेलिंग अगर है प्रेजेंट, हार्ड स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो उसके इसमें हमें 5 मिनट के लिए रेंजेस करवाने हैं हर घंटे के लिए, और इससे क्या होगा, सिस्ट वॉल श्रिंक होती जाएगी और लीजन रिसॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉर्टिकल ट्रेफिनेशन एंड डीकम्प्रेशन। तो इसी के साथ हमारा एंडोडोंटिक इमरजेंसी वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट।